गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपकी 11th क्लास की जो बुक है इसका थीम 2 पढ़ना शुरू किया था। बुक इज़ थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान जो थीम 2 है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसके बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने मेसोपोटामिया और वहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है और हमें ये पता चला कि वहाँ की सिटी लाइफ कैसी होती थी, जो आज हम देखेंगे। वहाँ की राइटिंग स्टाइल कैसी होती थी, उन्होंने स्क्रिप्ट्स को कैसे डेवलप किया और किस तरह वहाँ पे रूलिंग क्लास आई और किस तरह वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो थे वो हम काफ़ी पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों को पेज नंबर 39 से शुरू करना है और ये है द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि उस वक्त के लोग सील का यूज़ कैसे करते थे। सील एक इस प्रकार का डिवाइस है जिससे आप एनग्रेविंग कर सकते हो। मान लीजिए आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक बैग में प्लेस किया है और अब आपको ये बैग किसी डिस्टेंट लैंड कहीं दूर भेजना है, तो ऐसे में आप उस बैग को ऊपर एक रोप से टाई कर देते हैं और उस रोप की जो नॉट होती है, उसकी जो गांठ होती है, वहाँ पर आप लोग वेट क्ले की सहायता से पहले वेट क्ले को वहाँ लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर एक सील को एनग्रेव कर देते हैं। तो ये जो सील थी, हमें इस सील को बनाने के लिए इन्होंने कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बताई है। आप देखिए यहाँ पर कैसे यूज़ होता था। हमें ऐसा बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि इन इंडिया अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्प्ड इन मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स pierced down the center were fitted with a stick and rolled over wet clay so that a continuous picture was created। वो लोग क्या करते थे, इंडिया में हमें जो सील मिली है वो स्टोन की बनी होती थी, लेकिन मेसोपोटामिया साइड में हमें जो सील मिली है वो सिलेंड्रिकल होती थी, यानी कि वो इस प्रकार से राउंड होती थी। यहाँ पर बीच में ये होलो रहता था, ये वाला पोर्शन, और वो लोग क्या करते थे कि यहाँ पर बीच में एक स्टिक को डाल देते थे और फिर इसको स्टिक को डालने के बाद में इसे हाथों की सहायता से ऐसे रोल करते थे। रोल करने की वजह से इसके ऊपर जो कुछ भी एनग्रेविंग रहती थी वो हमें वेट क्ले के ऊपर उसका इम्प्रिंट मिल जाता था। मान लीजिए इसके ऊपर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो लिखे गए हैं या कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो इसके ऊपर एनग्रेव्ड हैं, तो अगर मैं वेट क्ले के ऊपर इसको रोल करूँगा इस स्टिक की सहायता से, तो यहाँ पर जो कुछ भी बना होगा उसका इम्प्रिंट उस वेट क्ले पर आ जाएगा। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी उसका इम्प्रिंट आएगा कंटिन्यू रोल करने की वजह से वो हमें एक प्रकार का कंटिन्यूअस वे में मिलेगा, यानी मैं कंटिन्यू रोल करता जाऊँगा तो वो हमें एक कंटिन्यूअस पिक्चरल फॉर्म में मिल सकता है, पिक्चोरल फॉर्म में मिल सकता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर क्राफ्ट्समैन होते थे जो काफ़ी स्किल्ड होते थे और वो इस तरीके से सील्स का यूज़ करते थे। ये बहुत इजी चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर फोटो में भी बताया गया है, सिलेंड्रिकल सील बताई गई है और उनका जो इम्प्रेशन है, का जो इम्प्रिंट है वो भी उन्होंने पिक्चर में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ इन द सिटी। मेसोपोटामियम जो टाउन्स होते थे वहाँ पर सिटी लाइफ कैसे होती थी, वहाँ पर लोग किस तरीके से रहते थे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि what we have seen is that a ruling elite had emerged, a small section of society which had a major share of the wealth। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि उस वक्त छोटे छोटे बैटल्स होते थे, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बैटल्स होते थे और बैटल्स की वजह से एक रूलिंग क्लास वहाँ एमर्ज हो गई थी और इसी रूलिंग क्लास ने धीरे धीरे वेल्थ को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त भी एक एलीट क्लास का मतलब है हाई क्लास, आप समझ सकते हैं, बेसिकली जो रिच है, वेल्दी है। तो इस प्रकार की क्लास का वहाँ पर एमरजेंस हुआ था, जहाँ पर काफ़ी सारी वेल्थ उनके पास में होती थी। इन लोगों के पास में एनॉर्मस रिचेस होते थे, ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनलेड विद वाइट शेल एंड लैपिस लेजुली, सेरेमोनियल डैगर्स ऑफ गोल्ड एक्सेट्रा, बरीड विद सम किंग्स एंड क्वींस एट उर। अब देखिए इन्होंने एविडेंस के तौर पर हमें ये बताया है कि वहाँ पर एक सिटी थी उर। उस सिटी के अंदर हमें जो बरियल साइट मिली है, उस बरियल साइट के अंदर वहाँ पर हमें उनकी ग्रेव्स में कई तरह के ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, यानी कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के मर जाने के बाद में जो उसको ग्रेव में डाला जाता था तो उसके साथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी प्लेस कर दिया जाता था। यहाँ तक कि गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स और कई प्रकार के सेरेमोनियल डैगर्स भी हमें उनके साथ उनकी डेड बॉडी के पास में मिले हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन के मरने के बाद उसके साथ
ग्रेव में ये ऑब्जेक्ट्स डाले जा रहे हैं, तो आप इससे कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि वो पर्सन कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रहा होगा, वो कोई वेल्दी या रिच पर्सन रहा होगा जो इन ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता था और ओन करता था इनको, और इसीलिए उसके साथ में डाला गया है। प्लस जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन लोगों को शायद आफ्टर लाइफ में बिलीव था, ये मानते थे कि आफ्टर लाइफ ऐसी कोई चीज़ होती है और बाद में उन्हें इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि हमने देखा इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, उन पिरामिड्स में भी डेड बॉडीज़ के साथ में जब उनका ममीफिकेशन किया जाता था तो उनके साथ में भी कई इस प्रकार के प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स और रखे जाते थे। सो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिला। दैट मीन्स उस वक्त भी एक एलीट क्लास होती थी। ये हमें उनकी बरियल साइट्स के एक्सकेवेशन के दौरान पता चला है। अब देखिए, ये तो बात है कि एलीट क्लास की, रूलिंग क्लास की, लेकिन वहाँ का जो कॉमन मैन था, जो आम लोग थे, उन लोगों की लाइफ कैसे होती थी, ये हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। हमें वहाँ पर जो टैक्स मिले हैं, ठीक है, उन लीगल टैक्स से हमें ये पता चला है कि मेसोपोटामियन सोसाइटी के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन ज़्यादा था। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक कोई चाइल्ड है जो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है, तो जब वो चाइल्ड बड़ा होके जब अपनी शादी कर लेता है तो उसके बाद में वो अलग रहना शुरू कर देते थे। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बेसिकली एक कपल और उनके बच्चे वही साथ में रहते थे। हमें ऐसा वहाँ के टेक्स्ट में देखने को मिला है। और फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। ये जो न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली होती थी, इसके अंदर फादर को हेड ऑफ द फैमिली माना जाता था। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे प्रोसीजर्स ऑफ मैरिज क्या थे वो हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो ब्राइड के पेरेंट्स होते थे वो मैरिज के लिए कंसेंट देते थे। यानी कि उस वक्त भी कंसेंट का सिस्टम था। अगर मान लीजिए एक लड़का एक लड़की से शादी करने का डिसाइड करता है, इफ़ दे एग्री टू गेट मैरिड, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ब्राइड के पेरेंट्स हैं उनसे एक कंसेंट ली जाती थी दैट दे आर विलिंग टू मैरी। उसके अलावा जो ग्रूम की साइड के लोग थे वो लोग ब्राइड की साइड में गिफ्ट्स देते थे। ये अभी के ज़माने से थोड़ा सा अलग सिस्टम है। ग्रूम की साइड, लड़के की साइड वाली जो फैमिली होती थी वो ब्राइड की साइड वाले लोगों को उस वक्त कुछ गिफ्ट दिया करते थे मैरिज प्रोसेशंस के दौरान। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट, गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बाय बोथ द पार्टीज हु वेड टुगेदर एंड मेड ऑफरिंग्स इन ए टेम्पल। उस वक्त टेम्पल्स का बेसिकली यही ज़्यादा यूज़ था। टेम्पल्स में मैरिज के बाकी सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते थे वगैरह। आप इसको देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, let us look at Ur, one of the earliest cities to have been excavated. Ur was a town whose ordinary houses were symmetrically excavated in the 1930s. यहाँ पर नीचे एक मैप सा दिया गया है। इस मैप में एक उर UR नाम से एक रेजिडेंशियल एरिया के बारे में बताया गया है, जिसको हमने एक्सकवेशन के दौरान 1930s में डिस्कवर किया था। और इस पूरे एरिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में स्टडी किया गया है। तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर छोटे छोटे मकान बनाए जाते थे और बेसिकली ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं थे। जैसे कि हमारे यहाँ पर मोहनजोदारो की जो साइट्स थी उनमें देखा गया है कि मकान जो भी थे वो एक कंप्लीट रो में होते थे। वहाँ पर प्रॉपरली उनके लिए सीवेज सिस्टम बनाया गया था। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उस वक्त टाउन की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग नहीं की जाती थी। मकान अपने आप में थोड़ा जिगजैग मैनर में बने हुए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा देखिए, जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला, पैराग्राफ 2 में पढ़ रहा हूँ मैं, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट दैट व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच्ड मैनी ऑफ द हाउसेज। वहाँ पर बाहर जो स्ट्रीट्स थी, उन मकानों की लाइन के बाहर जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियाँ थी, वो इतनी ज़्यादा नैरो थी कि हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर बुलक कार्ट्स नहीं आ पाती थी। अगर वहाँ पर बुलक कार्ट नहीं आ पाती तो घरों में सामान कैसे लाया जाता होगा? इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ज़रूर वो लोग डंकी बैग का यूज़ किया था, यानी कि डोंकीज़ की बैक के ऊपर सामान को लाद कर, चूँकि वो एक एनिमल ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं है तो उसको इजीली वो लोग स्ट्रीट्स में लेकर आते थे और डंकी की बैक के ऊपर सामान को, जैसे कि सैक्स ऑफ ग्रेन या फिर फायरवुड को, एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी किया जाता रहा होगा। प्लस इसके अलावा आगे एक्सप्लेन किया गया है कि इन हाउसेज़ की इर्रेगुलर शेप होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि टाउन प्लानिंग नहीं थी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और एक चीज़ देखिए,
यहाँ पर बेसिकली आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, वो देखिए, Yet people seem to have swept all their household refuse into the streets to be trodden underfoot। यानी कि उस वक्त लोगों ने वहाँ पर क्या करते थे, जो भी उनका घर का वेस्ट होता था, जो फिर रिफ्यूज्ड मटेरियल होता था, जो भी उनका गार्बेज होता था, वो उसको डायरेक्ट स्ट्रीट्स पर थ्रो कर देते थे, यानी अपने ही घर के बाहर गली में उसको डाल देते थे। तो ऐसा करने की वजह से क्या होता था कि, और वो अंडरफुट, फिर जब लोग उन गलियों में चलते थे, उन स्ट्रीट्स में वॉक करते थे, तो वो वहीं पर प्लेस हो जाता। तो ये जो गार्बेज और रिफ्यूज्ड मटेरियल है, ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हीं स्ट्रीट्स में एक्यूमुलेट होता चला गया, वहीं पर इकट्ठा होता चला गया, जमा होता चला गया। तो इस वजह से बाद में जब बारिश आती थी तो उनका वो लैंड का जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर तक आ चुका होता था स्ट्रीट्स का, जिस वजह से जो बरसात का पानी है, रेन वाटर है, वो उनके घरों में भी एंटर कर जाता था। ऐसा हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, तो इसलिए बार बार उनको क्या करना पड़ता था, तो अपना जो हाउसेज होते थे उनका लेवल भी उन्हें राइज़ करना पड़ता था स्ट्रीट के कंपैरिजन में। तो वो हमेशा अपने हाउसेस को थोड़ा सा ऊपर राइज़ करके रखते थे ताकि जो रेन वाटर है वो उनके घरों के अंदर ना आ जाए, जो मड वुड है फ्लो उनके घर में ना आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मड वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर द रेन्स, लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज़ बट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग इनटू द कोर्ट यार्ड्स। अब वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा विंडोज़ नहीं बनाते थे, यानी कि बेसिकली जो उनके रूम्स होते थे उन रूम में बाहर की ओर खुलने वाली विंडोज़ नहीं होती थी, बल्कि जो कोर्ट यार्ड होता है, जो घर का आंगन होता था, सेंटर होता था, वहाँ पर जो रूम्स होते थे, उन रूम के अंदर जो डोर्स होते थे वो कोर्ट यार्ड में खुलते थे, जिसकी वजह से वहाँ से उन्हें लाइट अपने घरों में मिल जाती थी। प्लस इसके अलावा विंडो नहीं होने की वजह से उनको प्राइवेसी भी मिल जाती थी। अगर वो विंडो रखें और उसकी ओपनिंग अगर बाहर स्ट्रीट की तरफ हो रही हो तो ऐसे में बाहर के लोग अंदर देख सकते थे। तो प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए वो विंडोज़ नहीं रखते थे, बल्कि कोर्ट यार्ड के अंदर डायरेक्ट डोर होते थे उनके, जिनसे उन्हें लाइट मिल जाती थी। अब ये देखिए यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया गया है, देयर वर सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेज रिकॉर्डेड इन ओमैन टैबलेट्स ऑफ उर, ए फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वॉज लकी। ऐसा माना जाता था कि अगर आपके घर का जो फ्रंट डोर है अगर वो किसी दूसरे हाउस की ओर नहीं खुल रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी लकी होगा। दूसरा, बट इफ़ द मेन वुडन डोर ऑफ ए हाउस ओपन आउटवार्ड्स द वाइफ वुड बी ए टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। हमें वहाँ पे उनके टेक्स्ट पढ़ने से पता चला है वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर घर का जो दरवाज़ा है, अगर किसी भी डोर का जो अगर वो डोर आउटवार्ड्स यानी बाहर की ओर खुलता है तो ये उनके लिए ज़्यादा लकी नहीं है, और अगर वो अंदर की ओर खुलता है तो वो इसको अच्छा मानते थे। वो लोग ये मानते थे अगर वो बाहर की ओर खुलता होगा तो ऐसे में उस घर में जो कपल रहता है, हस्बैंड और वाइफ में से जो वाइफ है वो हमेशा अपने हस्बैंड को परेशान करेगी, उसे टॉर्मेंट करेगी। ऐसा एक सुपरस्टिशन है जो उस वक्त काफ़ी माना जाता था। इसलिए हमेशा जो डोरवेज हैं वो अंदर की ओर इनवर्ड्स खुलते हुए रखे जाते थे, घरों में विंडोज़ नहीं होती थी, और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने प्रॉपर सिस्टम भी अपने यहाँ पर इस प्रकार बनाया था। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं, ये आप इसको और डिटेल्स में यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बता दिए, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो हम इसको लेटर एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है इसमें बताया गया है ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन। इस ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन के अंदर हमें ये बताया गया है, आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिश्ड। यू विल हैव नोटिस दैट मैरी स्टैंड्स नॉट ऑन द साउदर्न प्लेन विद इट्स हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट मच फर्दर अप स्ट्रीम ऑन द यूफ्रेटिस। देखिए यहाँ पर कलर कोडिंग से ना पेस्टोरल जोन को समझाया गया है, और हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि उस वक्त एनिमल रियरिंग वर कैरिड आउट क्लोज टू ईच अदर इन रीजन। यहाँ पर एक मैरी नाम के टाउन की बताया गया है। मारी नाम का जो टाउन था ये उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। यहाँ पर एनिमल रियरिंग का काफ़ी बड़े एक्सटेंट पर काम भी किया जा रहा था, और ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें ज़रूरी नहीं है इस टॉपिक की, ये टॉपिक आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा। बेसिकली ये मारी टाउन के बारे में ही ज़्यादा डिटेल्स है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ हमें ये समझनी है बस वो ये है,
जो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में लास्ट में दिया गया है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखिए, ये जो मारी नाम की जगह है उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश करी थी, बिकॉज ये एक पेस्टोरल जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्डर्स रहा करते थे। पेस्टोरल जोन होने की वजह से यहाँ पर ग्रास काफ़ी अवेलेबल थी और इस ग्रास की हर्डिंग की जाती थी। वहाँ पर जो भी उनके पास में एनिमल्स थे वो यहाँ पे उस ग्रास को बेसिकली कैटल्स वगैरह उस ग्रास को खा सकते थे। तो नेक्स्ट ये जो मारी टाउन था उसके फ्लरिश हो जाने की वजह से नेक्स्ट पेज पर बताया गया द पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिमिरलिम। ठीक है, तो जिमरिलिम नाम का एक किंग था जो उस मारी के एक पैलेस में रहा करता था। हमें ये बताया गया है कि जो मारी नाम की जगह है यहाँ पर एक रूलर था जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है किंग जिमरिलिम। ये जो किंग जिमरिलिम था ये बहुत ही वेल्दी रहा होगा क्योंकि उसने अपने लिए एक पैलेस कंस्ट्रक्ट किया था जो इतने बड़े एरिया में कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब आप अगर इस मैप को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस जो पैलेस है उसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्रेंस गेट है। ये हो सकता है एक प्रकार का सेफ्टी प्रिकॉशन रहा होगा कि एंट्री के लिए इसमें सिर्फ एक गेट होता था, इसके अलावा एक वेल होता था। अंदर जाकर एक बहुत बड़ा ऑडियंस हॉल है जहां पर जो रूलर है वो अपनी ऑडियंस को ग्रीट करता होगा, उनसे मिलने के लिए आता होगा। एक आउटर कोर्ट है और इसे इतने बड़े लार्ज स्केल पर बनाया गया है। तो हम इसे ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि मारी टाउन उस वक्त कितना रिच और वेल्दी रहा होगा। इस टाउन का जो रूलर है वो कितना वेल्दी था क्योंकि उसने अपने लिए इतना बड़ा पैलेस कंस्ट्रक्ट किया था। इसके अलावा वहाँ पर बताया गया है कि देखिए इसी पिक्चर में कि वहाँ पर एक किचन है जिसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। लेबोरेटरी एंड बाथ के लिए प्रॉपर सिस्टम है, प्लस इसके अलावा कोर्ट यार्ड था उसके अंदर एक प्रॉपर। इसके अलावा स्क्राइब्स का एक ऑफिस था जहाँ पर बैठकर उसके जो ऑफिसर्स होते थे वो लिखते थे, स्क्रिप्ट्स बनाने का काम किया जाता था और वहाँ की वॉल्स पर इतनी एक्सटेंसिवली पेंटिंग भी बनाई गई थी। तो इसलिए जो जिमरिलिम का जो पैलेस है ये हमें ये बताता है कि उस वक्त इस टाउन की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रही होगी और ये रूलर भी काफ़ी रिच रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस बारे में समझ सकते हैं, आप इसकी डिटेल्स इसमें पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आज अपना लेक्चर यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेसोपोटामियन कल्चर में जो सिटीज़ थे वो कैसे थे और उनकी जो राइटिंग की स्टाइल्स वगैरह थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक सिर्फ थीम बताया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है और आप इसको एक बार खुद पढ़ के देखेंगे तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।